वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 में जितने भी चैप्टर्स टर्म 2 में आ रहे हैं उन सबके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है नेम द इंटरेक्शन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पे इंटरेक्शन के बारे में दिया गया, हमें ये बताना है कि कौन सा पॉपुलेशन इंटरेक्शन इसके पास प्रेजेंट होता है। कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए। सबसे पहला है कुकू लेक हर एग इन द क्रो नेक्स्ट। जैसे कोयल है वो अपने एग को जो है ले किस पे करती है, क्रो के नेक्स्ट पे करती है। मीन्स अपना कोई पर्टिकुलर हाउस वो नहीं बनाती है। जो बर्ड्स में इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है इस टाइप के स्पेशल इंट्रैक्शन को बोला जाता है ब्रूड पैरासिटिज्म। तो इनमें कौन सा इंट्रैक्शन होता है? ब्रूड पैरासिटिज्म। देन नेक्स्ट इज ऑर्चिड ग्रो ऑन द मैंगो ट्री। कोई ऑर्किड्स है वो ग्रो किस पे कर रहा है? मैंगो की ट्री पे ग्रो कर रहा है। अब मैंगो की ट्री को उससे ना तो कोई प्रॉफिट होगा ना तो उससे कोई हार्म होगा, बट ऑर्किड को क्या होगा? उससे पूरी तरीके से मैंगो की ट्री से उसको क्या मिलेगा? सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे, तो उसको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है। इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? कमेंसलिज्म बोलते हैं। देन नेक्स्ट इज टिक्स लिव ऑन द स्किन ऑफ द डॉग्स। जो इस डॉग की स्किन पे टिक्स ग्रो करने लगते हैं, ये क्या होता है? पूरी तरीके से क्या करते हैं? डॉग को हार्म पहुंचा देते हैं। तो जिसमें एक स्पीसीज को हार्म होता है दूसरे स्पीसीज को बेनिफिट होता है, तो इसमें टिक्स को क्या होगा? बेनिफिट होगा, और डॉग क्या होगा? उससे हार्म होगा। तो इस टाइप के इंट्रैक्शन को क्या बोलते हैं? पैरासिटिज्म। देन नेक्स्ट इज सी एनिमोन इज ऑफ्टन फाउंड ऑन द सेल्स ऑफ द आर्मपिट क्रैब। सी एनिमोन जो है वो आर्मपिट क्रैब के ऊपर सर्वाइव करता है। कमेंसलिज्म इंट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। इसमें क्या होता है? एक स्पीसीज को प्रॉफिट होता है, दूसरे स्पीसीज को ना तो उससे कोई हार्म होता है ना तो उससे कोई बेनिफिट होता है। इस टाइप के इंट्रैक्शन को बोला जाता है कमेंसलिज्म। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज यूजिंग टोबैको इज एन फॉर्म ऑफ द इंजीनियस टू आवर हेल्थ। एक्सप्लेन। क्यों टोबैको की स्मोकिंग करना बहुत ही डेंजरस होता है हमारी हेल्थ के लिए? टोबैको क्या करता है? स्मोकिंग ऑफ टोबैको इज एसोसिएटेड विद कैंसर ऑफ लंग। इस टोबैको की स्मोकिंग करने से क्या हो सकता है? लंग में कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर में कैंसर हो सकता है, थ्रोट में कैंसर हो सकता है, ब्रोंकाइटिस हो सकता है, इम्फाइसीमा हो सकता है, और कोरोनरी हार्ट डिजीज भी हो सकती है। ये सब किससे होता है? टोबैको की स्मोकिंग करने से। और क्या होता है? इंक्रीज द कार्बन मोनोऑक्साइड इन ब्लड। जो लोग टोबैको की स्मोकिंग करते हैं उसके जो स्मोक होता है उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड बॉडी में ज़्यादा हो जाता है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन को बाइंड नहीं करने देता है। मीन्स ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड नहीं कर पाता, जिसकी वजह से हीमोबॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं हो पाता है। कौन बाइंड करता है? कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन के कंपैरिजन में जल्दी बाइंड करता है, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की क्या हो जाती है? डिफिशियंसी हो जाती है। किसकी वजह से? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड उसके स्मोक में प्रेजेंट होता है और वो जल्दी बाइंड करता है एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के कंपेरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड जल्दी बाइंड करता है हीमोग्लोबिन से, जिससे ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ कैन डीएनए सेगमेंट सेपरेटेड बाय जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस बी विजुअलाइज्ड एंड आइसोलेटेड। किस तरीके से डीएनए के सेगमेंट्स को सेपरेट किया जाता है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक का यूज करके, और उसको किसके अंदर देखा जाता है? मींस डीएनए का जो बैंड बनता है वो कैसे देखा जाता है, उसको किस तरीके से आइसोलेट किया जाता है, ये पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। आंसर क्या है इसका? द सेपरेटेड डीएनए सेगमेंट आर स्ट्रेन्ड विद इन इथिडियम ब्रोमाइड। जो डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट किया गया है जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक का यूज करके, उसको देखा किस में जाता है? सबसे पहले उसको जो है इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर ही डाला जाता है। एक नंबर क्वेश्चन भी ऐसे भी बन सकता है कि डीएनए के सेगमेंट को जो है आइसोलेट करने के बाद, सेपरेट करने के बाद उसको विजुअलाइज्ड किसके अंदर किया जाता है? तो किसके अंदर किया जाता है? इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर किया जाता है। देन नेक्स्ट इज देन बाय एक्सपोजर to ultraviolet radiation, the separated and strained DNA become visible as a orange color band। जैसे ही उसको पहले तो इथिडियम ब्रोमाइड के अंदर डाल दिया जाता है, उसके बाद उसमें क्या किया जाता है? अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड की जाती है, यूवी रेडिएशन दी जाती है। जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उस पड़ती है डीएनए के सेगमेंट पे, तब क्या होता है? डीएनए के सेगमेंट्स जो होते हैं उसके जो बैंड होते हैं कुछ ऑरेंज कलर के बैंड का फॉर्मेशन होता है। Then the separated band are cut out from the agarose gel। उसके बाद जो डीएनए के सेपरेटेड बैंड बन चुके हैं उनकी कटिंग की जाती है फ्रॉम द अगारोस जेल
and then extracted from a gel piece. This process is known as elution. मीन्स जैसे फिर ये छोटे छोटे इस तरीके से बैंड दिखाई देने लगते और ये बैंड अपने साइज के अकॉर्डिंग क्या होते, अरेंज हो जाते। इसी प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। सबसे पहले क्या किया गया था, डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट करने के बाद जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस टेक्निक का यूज करने के बाद जैसे डीएनए के सेगमेंट को जब सेपरेट कर लिया जाता है तो उसको जो है उसमें सबसे पहले क्या डाला जाता है, स्ट्रेन क्या किया जाता है, इथीडियम ब्रोमाइड में जो है उसको स्ट्रेन कर दिया जाता है। फिर उसको उस इथीडियम ब्रोमाइड में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन प्रोवाइड की जाती जिससे जो डीएनए के बैंड थे, मीन जो डीएनए था वो ऑरेंज कलर के कुछ बैंड्स दिखाई देने लगते। फिर उसको सेपरेट करने के लिए अगारोस जेल का यूज़ किया जाता है। फिर उसकी कटिंग करने के बाद डीएनए के पीसेस को कट करने के बाद जो डीएनए के पीसेस होते हैं इस तरीके से अपने साइज के अकॉर्डिंग वो अरेंज हो जाते हैं। उस प्रोसेस को कहते हैं इल्यूशन। ये पूरा प्रोसेस होता है जिससे डीएनए के सेगमेंट को सेपरेट किया जाता है और उसको विजुलाइज और आइसोलेट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बिटवीन एम्फीबियंस एंड बर्ड्स विच विल बी एबल टू कोप विद अ ग्लोबल वार्मिंग, गिव रीजन। एम्फीबियन और बर्ड्स में से कौन सा ऐसी स्पीसीज होगी जो ग्लोबल वार्मिंग के कंडीशन में सर्वाइव कर सकती है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज जाता है, मीन्स जब टेम्परेचर इंक्रीज हो चुका है तो एम्फीबियन सर्वाइव कर पाएंगे कि बर्ड सर्वाइव कर पाएंगे, इसमें आंसर बताना है। बर्ड्स विल एबल टू कोप विद अ ग्लोबल वार्मिंग, दे आर यूरीथर्मल एंड कैन टॉलरेट अ वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। यूरीथर्मल क्या होते हैं, जो टेम्परेचर को टॉलरेट कर ले, कितना भी टेम्परेचर उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाए वो उस टेम्परेचर को टॉलरेट कर देंगे और उस टेम्परेचर पे वो सर्वाइव कर सकते हैं। तो जो बर्ड्स होती हैं वो यूरीथर्मल होती हैं, जिसके कंपेरिजन में अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ भी गया, मीन्स टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, तो बर्ड्स क्या होंगी, सर्वाइव कर सकती हैं। बर्ड्स एम्फीबियन सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द ग्रीन हाउस गैसेस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। ग्रीन हाउस गैसेस का नाम बताना है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज हो रही है। CO2 मीन्स कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और नाइट्रोजनस ऑक्साइड, ये सब क्या होते हैं, ये सब ग्रीन हाउस गैसेज हैं जो क्या कर रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग कॉज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ देम हैज कॉज्ड ओजोन होल एंड हाउ। कौन सा मतलब कौन सी गैस ऐसी होती है जो ओजोन में होल कर रही है और वो कैसे होता है ओजोन में होल, वो पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन कॉज ओजोन होल। क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब Cl क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये क्या कर रहा है, ओजोन में होल कर रहा है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज किससे होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है। किससे होता है, रेफ्रिजरेटर से होता है। इन द stratosphere क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज डिग्रेडेड इन द प्रेजेंस ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन रिलीजिंग Cl एटम। जो स्टेप्टोस्फेयर होता है उसमें क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है वो प्रेजेंस होता है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। वो क्या कर रहा है, मतलब ये जो रिलीज करता है, क्या रिलीज कर रहा है, Cl एटम रिलीज कर रहा है। देन Cl एक्ट एज अ कैटलिस्ट। Cl किसकी तरह एक्ट करता है, कैटलिस्ट की तरह एक्ट करता है in the degradation of the ozone releasing the molecular oxygen since the Cl atom। ये जो Cl है ये बाइंड कर लेता है किससे, ओजोन से बाइंड कर लेता है। किससे बाइंड करता है, ओजोन से बाइंड करता है। एंड आर नॉट यूज्ड इन द रिएक्शन, दे कंटिन्यू टू इफेक्ट द ओजोन लेवल। मतलब ये जो Cl है, ये जो Cl रिलीज हो रहा है ये ओजोन से बाइंड करने लगता है, जिसकी वजह से ओजोन में धीरे धीरे होल कॉज करने लगता है। क्या करने लगता है, ओजोन में होल कॉज करने लगता है। तो ओजोन में होल किसकी वजह से हो रहा है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। किसकी वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि ओजोन प्रिवेंट क्या करता है, मीन्स ओजोन की लेयर करती क्या है, ओजोन की जो लेयर होती है वो प्रिवेंट करती है जो हार्मफुल रेडिएशन निकलती है सन से, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, उससे प्रिवेंट किस करती है, हमारी अर्थ को, ताकि हमारी अर्थ जो है उस हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से प्रिवेंट रह सके। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द प्राइमरी एंड सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन के नाम बताने। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन कौन सा होता है, बोन मैरो, थाइमस। और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन टॉन्सिल, स्प्लीन और लिम्फ नोड और पियर पैचेस इन द स्टमक। ये भी क्या होता है, ये भी सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन का एग्जाम्पल है। प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है, बोन मैरो, थाइमस, सेकेंडरी टॉन्सिल, स्प्लीन और लिम्फ नोड। The next question is differentiate the following and give example of each।
हमें इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है और एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी के बीच में डिफरेंशिएशन बताना है, साथ साथ में इसका एक एग्जाम्पल भी लिखना है। पहले हम बात करते हैं इनेट और एक्वायर्ड इम्यूनिटी क्या होती है। इनेट इम्यूनिटी, नाम से पता चला, इनेट मीन्स जो चीज़ इनसाइड प्रेजेंट होती है। ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में ऑलरेडी प्रेजेंट होती है एट द टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के समय से ही ऐसी इम्यूनिटी जो हमारी बॉडी में पहले से ही प्रेजेंट होती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। जैसे कि स्किन हो गया, म्यूकस की लेयर प्रेजेंट होती है, आईज में टीयर्स प्रेजेंट होते हैं, माउथ में स्लाइवा प्रेजेंट होता है। ये सब क्या करते हैं, ये सब प्रिवेंट करते हैं। किससे प्रिवेंट करते हैं? पैथोजन से। तो ये बर्थ के बाद इसका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, ये बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में ये इम्यूनिटी प्रेजेंट होती है। तो ऐसी इम्यूनिटी जो बर्थ के समय से ही हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है, इस टाइप की इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। द नेक्स्ट इज एक्वायर्ड, नाम से पता चल रहा एक्वायर्ड। एक्वायर्ड का मतलब होता है हमें वो इम्यूनिटी बाहर से चाहिए, उसकी ज़रूरत है। जब कोई पैथोजन इंटर करता फर्स्ट टाइम उसे कहते हैं प्राइमरी रिस्पॉन्स, मतलब फर्स्ट टाइम इंटर किया, फिर उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी जो भी एंटीबॉडी बनाएगी फाइट करने के लिए उस एंटीजन से, उसे कहेंगे प्राइमरी रिस्पॉन्स। देन जब सेकेंड टाइम अटैक करेगा तो उसे कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। तो बाहर से कोई इम्यूनिटी दी जाती है तो उसे कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी, और जो हमारी बॉडी खुद प्रोड्यूस करती है उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। मीन्स बर्थ के समय से ही प्रेजेंट है, बाहर से नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, बर्थ के समय से ही प्रेजेंट है और वो पैथोजन से प्रिवेंट भी करता है, उसे कहते हैं इनेट इम्यूनिटी। और जो चीज़ हमें बाहर से चाहिए उसे हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। द नेक्स्ट इज एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी क्या होता है। एक्टिव इम्यूनिटी का मतलब होता है जब हमारी खुद की सेल एंटीबॉडी बनाती है और प्रोड्यूस करती है, उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। मीन्स हमारी सेल एंटीबॉडी बनाएगी और वो प्रोड्यूस करेगी, उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। पैसिव का मतलब होता है जब बाहर से दी जाती है। एक्टिव में बॉडी खुद प्रिपेयर कर रही है, एंटीबॉडी एंटीजन के अगेंस्ट खुद प्रिपेयर करती है और खुद प्रोड्यूस भी करेगी। जब कोई पैथोजन एंटर करेगा हमारी बॉडी में, उस पैथोजन से फाइट करने के लिए वो खुद एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी ताकि हमारी बॉडी उस पैथोजन से फाइट कर सके। बट पैसिव की कंडीशन में क्या होता है, पैसिव में बाहर से इम्यूनिटी दी जाती है। ऐसे एग्जाम्पल में कोलेस्ट्रम सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हो गया। मदर के मिल्क में कोलेस्ट्रम प्रेजेंट होता है और IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। बेबी उस मदर के मिल्क पे फीड करते हैं, मिल्क को लेते हैं, तो वो क्या हो रहा है, बेबी को वो मिल्क से मतलब बाहर से दिया जा रहा है उसे एंटीबॉडी, उसकी बॉडी में वो पहले से नहीं प्रेजेंट है तो बाहर से दिया जा रहा है, तो उसे क्या बोलेंगे, पैसिव इम्यूनिटी। और जो हमारी सेल खुद बनाती है, खुद प्रोड्यूस करेगी एंटीबॉडी उस एंटीजन से फाइट करने के लिए, उसे कहते हैं एक्टिव इम्यूनिटी। द नेक्स्ट इज व्हाट आर द मैकेनिज्म बाय व्हिच द एड्स वायरस कॉज द डिफिशिएंसी ऑफ इम्यून सिस्टम ऑफ द इन्फेक्टेड पर्सन। कोई भी पर्सन है, किस तरीके से एड्स का जो वायरस होता है वो किस तरीके से इम्यून सिस्टम को पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। एड्स होता किससे है, HIV वायरस होता है। किससे होता है, HIV वायरस होता है। इसके पास जेनेटिक मटेरियल क्या प्रेजेंट होता है, RNA प्रेजेंट होता है। और ह्यूमन बीइंग के पास क्या होता है, DNA होता है। जैसे ही HIV वायरस का पैथोजन बॉडी में इंटर करता है तो सबसे पहले किस पे अटैक करता है, मैक्रोफेज पे। किस पे अटैक करता है, मैक्रोफेज पे। जैसे ही मैक्रोफेज पे अटैक करता है, इस मैक्रोफेज पे क्या करता है, अपनी पूरी प्रोजेनी बना लेता है। मीन्स इस पैथोजन की पूरी प्रोजेनी बन जाती है, वायरल पूरी इन्फेक्शन हो जाता है मैक्रोफेज में, जिसकी वजह से क्या होने लगता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज होने लगता है। मीन्स DNA से यहाँ पे क्या होता है, वैसे तो प्रोसेस क्या होता है, DNA से RNA का बनना, इसे कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। बट इसमें क्या होने लगता है, इसमें RNA से DNA बनने लगता है। क्या होता है, RNA से DNA बनता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये जो वायरस है यहाँ पे क्या कर दे रहा है, जो जिस पर्सन को इन्फेक्शन हुआ है उसके DNA को पूरी तरीके से वायरल DNA बना देता है। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की हेल्प से RNA DNA में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से पूरा वायरल DNA बन जाता है। अब मैक्रोफेज पूरी तरीके से इन्फेक्ट हो चुका है। फिर मैक्रोफेज के बाद ये पैथोजन जो होता है वो इंटर किस पे करता है, हेल्पर T लिम्फोसाइट पे। किस पे इंटर करता है, हेल्पर T
साइट पे अटैक करता है और हेल्पर टी लिम्फोसाइट पे इंटर करने के बाद ये क्या करता है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट इम्यून सिस्टम के लिए बहुत ही ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ये इस पे अटैक करता है और यहाँ पे भी अपनी पूरी वायरल प्रोजेनी बना देता है। उसके बाद जब यहाँ पे पूरे वायरस की प्रोजेनी बन चुकी है, मीन्स HIV वायरस यहाँ पे पूरी तरीके से इन्फेक्ट कर दिया है इसको, हेल्पर टी लिम्फोसाइट को, तो क्या होगा, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के नंबर डिक्रीज हो जाते हैं। जब हेल्पर टी लिम्फोसाइट के नंबर्स डिक्रीज जाएंगे तो पर्सन का इम्यून सिस्टम भी क्या होता है, पूरी तरीके से डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से कोई भी पर्सन उस वायरस से खुद को फाइट नहीं कर पाता है। ये तो इंटर करता ही करता है, साथ साथ में इसके अलावा और भी बहुत सारे पैथोजेंस होते हैं और भी बहुत सारे माइक्रोब्स होते हैं जो बॉडी को इन्फेक्ट करने लगते हैं और कोई भी पर्सन अपने आप को उस डिजीज से फाइट नहीं कर पाता। इस तरीके से जो है HIV इन्फेक्शन जो होता है वो किसी भी पर्सन में होता है। इस तरीके से ये इम्यून सिस्टम को क्या करता है, पूरी तरीके से डैमेज कर देता है। हमने इस पूरे लेक्चर में स्टडी किया है जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, पूरे चैप्टर्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, पूछे जा चुके हैं, उनके बारे में डिस्कस किया। इस तरीके से आने वाले लेक्चर में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। आज के लेक्चर यहीं तक, थैंक यू।